नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएँ। और आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित पीर जी और सुमित पीर जी का मैं स्वागत करता हूँ। और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि साहब ये क्या खबरें चल रही हैं पाकिस्तान में कि साहब इमरान को निपटा दिया या निपटाया जाने वाला है? कल बड़ी तेज़ी से खबर चली थी जी। और 2 ट्रेंड चल रहे थे और उसमें से एक ये भी था कि साहब रिलीज़ इमरान खान, और दूसरी तरफ ये चल रहा था कि साहब इमरान खान को निपटा दिया गया है। और मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया और मैंने ये कहा कि भाई ये बात अगर ऐसी है तो ये तो आसिम मुनीर के लिए ख़तरनाक होगी। जी। तो आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए आभार। अब इमरान खान की परिस्थिति तो सर वो है, ईद का बकरा है। अब देखिए कब तक चलेगा। और वही वाली बात है ना, कहता बुड्ढा जहादी, थका हुआ कैसेनोवा और एक्सपायर्ड दवाई, इन सब का टाइम खत्म हो गया होता है। तो इमरान खान भी एक श्रेणी में आता है, ये किसी काम का है नहीं। हाँ, बट ये ट्रंप के काम का है, ये जियोपॉलिटिक्स के काम का। आपका आकलन बिल्कुल सही है। अगर इसको निपटाया तो कभी भी जा सकता, अभी आधे घंटे में क्या हो पाकिस्तान में क्या पता। वैसे ही 2-3 खबरें हैं जी, एक बार गिर गया था, यहाँ चोट लग गई, यहाँ चोट लग गई। वो सफेद पाउडर पे वैसे ही जिंदा, थोड़ा ओवरडोज हो गया, चाइनीज माल आ गया, तो ओवरडोज से तो कुछ भी हो सकता है। तो अब यह अगर इमरान खान निपटता तो सर ये कहीं ना कहीं ये जरदारी को एडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप बरसेगा आसिम मुनीर पे, और आसिम मुनीर का सबसे बड़ी जो गले का कांटा बना हुआ आजकल वो जरदारी बना है। तभी बिल्लो रानी ने बयान दिया था उसका ये हाफिज सैयद और इसको मौलाना मसूद अजहर को लेके। तो अगर देखिए, जरदारी पॉलिटिशियन है, मिलिट्री वाला नहीं, दिमाग लगाता वो। अगर इमरान निपटता है, मुनीर पे आरोप लगा तो अमेरिका मुनीर को ठोकेगा, तो जरदारी के रास्ते का कांटा हट गया। और फील्ड मार्शल बनने के बाद इसकी कुछ ज्यादा ही औकात में आ गया है। आजकल देखिए ना, श्रीलंका का दौरा कर रहा है, मतलब 5 स्टार हेलीकॉप्टर मंगा रहा है, मोटर क्रेड मंगा रहा है अपने लिए। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों को भी चुभ रहा है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो एक वेस्टिजियल पॉलिटिकल कंपोनेंट है इमरान खान है, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो अगर वो सही टाइम में उसका निपटारन किया जाए और किसी बड़े मिशन में वो काम आ जाए तो होगा। अब इमरान खान की किस्मत ये है कि वो किसके चक्कर में फंसता है। कभी अगर आसिम मुनीर को एडवांटेज हुआ तो वो निपटा देगा, जरदारी को एडवांटेज हो तो वो निपटा देगा। पर जरदारी का मुझे लगता है इस मामले में अच्छा तजुर्बा है, अच्छा खिलाड़ी है, पुराना खिलाड़ी है, उसके संपर्क बड़े अच्छे हैं। और अभी जो पाकिस्तान की परिस्थिति अब चल रही है कि आज यहाँ 10 मरे, वहां 20 मरे, 15 मरे, 25 मरे, संजय सर, ऐसे में अगर एक आध इमरान खान निपट भी जाएगा, 10-15 दिन तमाशा होगा, कहानियां होंगी, फिर बैक टू नॉर्मल होगा। फिर उसकी बीवी को नेता बना देंगे। उसके 2 बेटे भी आए बेसिकली आजकल पाकिस्तान, जी हम नेता बनेंगे अब। तो फिर बीवी आएगी। उनको तो वीजा नहीं दिया था शुरू में। अब तो दे दिया वीजा। अब फिर बेटे बनेंगे सर, बीवी बनेगी, और उसकी जितने भी, अब पता नहीं ना उसकी जायज नाजायज बच्चे कितने, कल को वो भी तो निकल आएंगे ना कहीं से, वो बनेंगे नेता। तो पाकिस्तान में तो ये फिर सिस्टम वो ऐसे सादिक और अमीन कैसे रहेगा? हाँ, सादिक और अमीन कैसे रहेगा वो? ये आपने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया सर। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो भी ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है वो सादिक और अमीन होना चाहिए। नहीं, वो उसमें उसमें मतलब उसमें सादिक मतलब ये सादिक और अमीन का मतलब होता है कि बिल्कुल उसका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल 24 कैरेट सोने जैसा होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ। और मतलब फिर इसका मतलब है आपका कॉन्स्टिट्यूशन गलत है भाई। नहीं, पाकिस्तान में वैसे तो आप, अगर वो सादिक और अमीन वाले कैरेक्टर पे पाकिस्तान का एक भी बंदा फिट नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है ना, वो तो गलत लिखा आपने। मतलब जहां से आपने कॉपी किया, मतलब नवाज शरीफ को इसी ग्राउंड पे हटाया गया था। ये इनका आर्टिकल 63-64 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक बात बताइए, अयूब खान से लेके अब तक जियाउल हक, जिसका भी आप नाम निकाले, याया खान, कौन सा सादिक और अमीन था? कौन सा था इनमें? देखिए, हर एक के सेक्स वीडियोस है, हर एक के उल्टे सीधे टेप है, हर एक कमीना है, हर एक रिश्वत खाता था, हर एक वुमेनाइजर था, हर एक शराब पीता था।
तो सादिक और अमीन वाली कैपेबिलिटी कैटेगरी में तो फिट ही नहीं होता। अगर आप कायदे आजम जिन्ना की बात करें, वो तो पोर्क का मांस खाता था और वाइन पीता था और शराब पीता था। सादिक और अमीन में तो जिन्ना भी नहीं आता जो इनका बाप है। तो अगर वो नहीं आएगा तो ये पोते पोतियां कहां से आ जाएंगी? तो इनको तो समझना चाहिए ना, सब कहने की बातें हैं। और देखिए, इमरान खान के बारे में जो भी हम कह रहे हैं सर, ये एलिगेशन नहीं है। उसके वीडियो नहीं बाहर आए, उसके ऑडियो बाहर नहीं आए, और उसकी कहाँ किस किस से कितने कितने अफेयर हुए, कितनी शादी हुई, कितनी डिवोर्स हुई, क्या हुई। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये पता नहीं ये पिंकी पीरनी कौन है, इसकी शक्ल भी तो किसी ने आज तक देखी नहीं। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर ऐसा कुछ निकल भी आता कल को, पाकिस्तानियों को समझना चाहिए वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, इसके साथ एडजस्ट करो। क्यों ये जो अपनी बेटियों की शादी चीनियों के साथ करते, चीनी सादिक और अमीन है क्या? ये जो चीनियों के साथ बेटी कर रहे, तो ये सादिक और अमीन है क्या? ये तो मैं पूछता हूँ, जरा बताइए कोई पाकिस्तानी में, ये चीनी क्या है? मतलब इन्होंने कलमा पढ़ लिया क्या? भाई अगर शादियां करनी थी तो चाइना में एक प्रोविंस है जिनजियान, वहां करवा देते। पर ये हन चाइनीज के साथ शादियां करवा करवा के, वो टेम्परेरी निकाह करते हैं सर, परमानेंट नहीं करते। वो टेम्परेरी होता है ना कुछ दिनों वाला, फिलहाल कुछ पैसे वैसे देके कुछ दिनों वाला निकाह विक्का करके रह लाते हैं। तो भाई ये सादिक और अमीन, ये तो किताबी बात ही है। जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान था, जब वो सादिक और अमीन नहीं हुआ तो बाकी कहां से हो जाएंगे? मतलब कौन है तुम्हारे यहाँ सादिक और अमीन? भाई ढूंढ के भी बंदा नहीं मिलेगा तुम्हारे यहाँ, कोई ऐसा बंदा नहीं है। तुम इस गलत फहमी में मत रहो, इनको ये बता दे। बाकी रही इमरान खान की बात, देखिए इमरान खान ने एक पीछे एक पंगा भी लिया था। इसने पीछे आसिम मुनीर को कहा था, मेरे को मरना पसंद है पर मैं आदमी के जूते नहीं चाटूंगा। जबकि ये कहना गलत है, आर्मी के दम पे वो प्रधानमंत्री बना था पहले। पर उसे ये कहना चाहिए था, मैं आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के जूते नहीं चाटूंगा। ये तो समझ आता, आर्मी के जूते नहीं चाटूंगा। यार एक बार बताओ पाकिस्तान को, तुम्हारे यहाँ बिना आर्मी के जूते चाटे कौन गद्दी पे बैठा आज तक? बोला ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो, वही वाली बात को तो जमीन सकी है, सूरज ना मिट्टी के तालाब में डूबता, ऐसी बातें मत किया करो। देखो ये तुम्हें शोभा नहीं देता, इतना झूठ मत बोला करो। तुम्हारा बिलावल तक तो आर्मी की गुलामी करता है, कौन सा तुम्हारा मंत्री संतरी आर्मी की गुलामी नहीं करता? तुम तो आर्मी के गुलाम हो यार। तुम आर्मी को सलाम कर करके तुम्हारा दिन कटता है, और जब तक ये तुम्हारा बाप फील्ड मार्शल चल रहा तब तक चल रहा है। नया बाप आ जाएगा तो उसको सलाम करोगे, वो जाएगा तो उसको सलाम करोगे। सर सलाम ये हर एक को करते हैं, और इनका तो वैसे असली बाप तो इनका परमानेंट बाप जो वो चाइना है, जिसको ये रोज दुआ और सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं उसको। ये उनका रोज का काम है सर, चाइना को सलाम करना। बाकी पाकिस्तान की तो अब आप देखिए दुर्दशा क्या है। आज भी कोई खबरें आ रही थी, यहाँ 8-10 मरे, वहां 10 मरे, वहां 5 मरे। अब तो मतलब काउंटिंग करना भी मुश्किल है संजय सर, कितने याद रखे हम दिन भर, क्या क्या करें। और आपने शहबाज का स्टेटमेंट देखा परसों? मैं आपको बताऊं, वो शहबाज ने परसों तो एक ब्लॉकबस्टर स्टेटमेंट दे दिया। ब्लॉकबस्टर स्टेटमेंट ये था, कहता जी, अच्छा ये बाय द वे ट्रम्प बड़ा नाराज है जब से उसको पता लगा है। ट्रम्प इज वेरी अनहैप्पी। शहबाज ने कहा, कहता भाई साहब ऐसा है कि मैंने तो भाई साहब, मेरा क्या हो गया इसका। शहबाज ने बोला भाई साहब सबसे पहली बात आप सुनो कि ऑपरेशन सिंदूर में कभी न्यूक्लियर वेपन यूज करने की बारी नहीं है, पॉइंट नंबर 1। हमारे न्यूक्लियर वेपन कभी भारत के अगेंस्ट यूज होंगे ही नहीं, पॉइंट नंबर 2। मतलब मैं आज पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन बचे हैं? क्या वो न्यूक्लियर वेपन आज भी सक्रिय है? क्या पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है? अब मेरी एक बात सुनिए सर, संजय सर लॉजिक, आप मतलब सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट पे रह चुके हैं, आप एक बात बताइए, पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है, न्यूक्लियर बम, इस्लामी बम, ठीक है जी। इनके पास एक ही एडवांटेज था, फर्स्ट यूज का, हम पहले बम डाल देंगे फिर देखा जाएगा। जब पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है ही नहीं, अगर वो कह रहा मैं अपना न्यूक्लियर वेपन भारत के अगेंस्ट यूज करूंगा ही नहीं, जो उन्होंने पीछे बताया कि मेरा बम सिर्फ भारत के अगेंस्ट बना, तो इसका मतलब दो ही होते हैं, या तो अब हवा निकल गई है या वो बम बचे ही नहीं। जो कंट्री के पास एक ही सट्टा था, फर्स्ट यूज फर्स्ट स्ट्राइक का, अगर वो वही उठा के ट्रेड ऑफ कर दे तो उसके पास बचा क्या है? तो ये देखिए ना पाकिस्तान की परिस्थिति का, क्यों है परिस्थिति ऐसी? क्योंकि एससीओ होना था, एससीओ में चाइना का डंडा आया, कह रहा यार तुम ये रोज न्यूक्लियर करते हो और मेरे हथियार वहां पिटे हैं, तुमने मेरी ऐसी तैसी कर दी है। देखो मेरा जब तक एससीओ नहीं चलता, शरीफ बच्चे बन के रहो, स्टेटमेंट दो कि हम कोई बम नहीं चलाएंगे, और तुम ये भी देखो कि तुम्हारे पास बम चलाने को बचा कोई चलता वलता है आज के डेट में? हाँ जी ठीक है जी, हम स्टेटमेंट दे देंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट में शहबाज का देखूं तो पाकिस्तान हैज बैक ट्रैक्ड।
जो पिछले 75 साल की पॉलिसी थी, ये जो न्यूक्लियर की बातें थी, तो बैक ट्रैक हो गई। याद कीजिए इनका वो कौन था, वो जहादी एम्बेसडर रशिया का, वो कह रहा था फुल स्पेक्ट्रम वॉर विच इंक्लूड्स न्यूक्लियर। याद कीजिए इनका वो मिनिस्टर कह रहा जी अगर पानी बंद करोगे तो हमारे पास विकल्प खुले हैं। याद कीजिए उस बिल्लो रानी को कह रही थी कि टीम पानी बंद करोगे तो 6 के 6 नदियां लेंगे। भाई एक बात बताओ पाकिस्तानियों, अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर नहीं है, हमारी तो यूपी पुलिस तुम्हें जीत के आ जाएगी, आर्मी की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यूपी पुलिस को आदेश कर देना तो तुम्हारा लाहौर जीत के आ जाएगा। तो तुम्हारा तो मतलब लगड़े का सहारा लकड़ी, तुम्हारा ये बम ही तो था सहारा, और तुम्हारा प्रधानमंत्री कह रहा हम यूज ही नहीं करेंगे, हम किया ही नहीं। और भारत में खुशियां हुई, अमेरिका में मातम हुआ। अमेरिका में मातम इसलिए जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप के कान में पड़ गई, ट्रंप कह रहा है अल्लाह ये क्या बोल दिया। सर ट्रंप ने पीछे लगभग 20 बार से ज्यादा बोल दिया, करीब एक महीने में, जी मैंने सीज फायर करा दिया, सीज फायर, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। अब मोदी जी ने तो बोल दिया, भारत ने बोल दिया यार न्यूक्लियर की तो कोई परिस्थिति नहीं थी। अब शाहबाज भी बोल रहा है न्यूक्लियर की कोई परिस्थिति नहीं थी। तो ट्रंप बहादुर को कोई ये तो बताए, हमने बोल दिया न्यूक्लियर नहीं था। अब तुम्हारा पट्टा ये शाहबाज भी कह रहा है न्यूक्लियर था नहीं। तो मालिक अगर न्यूक्लियर की परिस्थिति नहीं बने तो तुमने कौन सा सीज फायर करवाया? किस सीज फायर की बात कर रहे हो? कौन सा सीज फायर करवाया तुमने? तो ये अमेरिका को लेके ट्रंप बहादुर बड़े परेशान है, कहता है यार ये शाहबाज मियां क्या कह दिया तुमने। एटलीस्ट ये तो कहते न्यूक्लियर की तैयारियां हो रही थी, हमारा कुछ टीआरपी बढ़ता, हमारी कुछ रेटिंग बढ़ती। जी हमने युद्ध रुकवाया। कहानी ये है, चाइना ने कहा इनको एससीओ निकालना है, डॉक्टर जयशंकर साहब गए, चाइना की अच्छी धुलाई करके आ गए, वहां पे उनको जरा औकात गिना के आ गए, और चाइना ने क्या किया, हाँ जी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये है वो है, कोई पाकिस्तान का कुछ नहीं। और इनका वो भिखारी मिनिस्टर क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, वो शी जिनपिंग के साथ फोटो मिला के कह रहा है, आई वाज प्रिविलेज्ड टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। अबे एक बार बताओ, मतलब एक बार बताओ, ये तो ये लिखना चाहिए ना, हम भिखारियों से प्रेसिडेंट साहब मिले, हमें खुशी हुई। तुम चाइना किस लिए गए थे? तुम चाइना गए थे जो चाइना की तुम्हारी पावर कंपनियां जिनका तुमने पैसा नहीं दिया उनका रोल ओवर कराने के लिए। तुम चाइना इसलिए गए जो आईएमएफ ने तुम्हें डेडलाइन दी है उसके अंदर अंदर पैसे की व्यवस्था करने के लिए। तुम चाइना के पास इसलिए गए जो 30 बिलियन का लोन है उसका रोल ओवर करा लो, साहब किस्त बाद में दे देंगे इसलिए गए। तुम चाइना इसलिए गए थे कि सीपेक 2.0 अनाउंस कराओ, उसने बोला कुछ नहीं है, घंटा नहीं देता मैं, 1 रुपए का उसने अनाउंसमेंट नहीं किया। तुम चाइना इसलिए गए थे कि शी जिनपिंग को मनाओ साहब पैसे लगाओ पर पीएलए जमीन पे हम नहीं उतारेंगे। तुम चाइना इसलिए गए थे कि साहब हम ग्वादर का एयरपोर्ट और ये जो आपका पोर्ट है थोड़े देर में आपको फॉर्मली हैंड ओवर करेंगे। तुम इसलिए गए थे कि साहब ऐसा है बलूचिस्तान की जो माइंस है हम आपको देंगे, तो आप टेंशन न करें, हम बीएलए और बीएलएफ से आपको बचा लेंगे। पर जो बीएलएफ का ऑपरेशन बाम हुआ, जो आज भी कांड कुछ सुनने में आया सर, 8-10 लोग आज भी निपट गए पाकिस्तान में, टीटीपी वालों ने किया, अब कंफर्म नहीं है कौन सी जिस दिन नहीं निपटे उस दिन। हाँ वैसे भी हमारा सर, हम 1 दर्जन के नीचे बात नहीं करते, हमारा एसओपी है। आज इसलिए 10 था तो इसलिए दर्जन से 2 कम, इसलिए हमने कहा ये कोई बड़ी खबर नहीं है जयपुर डायलॉग के जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, जिस दिन 12 होंगे उस दिन बात करेंगे। तो अब ऐसी परिस्थिति में ये जो आयरन क्लैड ब्रदर वदर कहने की बातें हैं, इन पाकिस्तानियों को एक चीज बता दूं, ये जो तुम आयरन क्लैड कहते हो ना, ब्रदरहुड से मुझे ये मुस्लिम ब्रदरहुड याद आता। पहली बात, आयरन क्लैड मतलब लोहा लोहा लोहा। अबे अल्लू के पट्टो, लोहे की तो हथकड़ी होती है, गुलामों के बाजुओं में और पैरों में लोहे की हथकड़ियां पहनाई जाती है। तुम तो लोहे की हथकड़ी पहने हुए चीन के गुलाम हो, लोहे की हथकड़ी पहने वाले तुम चीन के गुलाम हो। आयरन क्लैड व्लैड कुछ नहीं होता, व्यवहार और व्यापार बराबर वालों में होता है। तुम्हारी तो ऐसी मुल्क है, तुम तो ऐसा मुल्क है 1-1 बिलियन की भीख मांगते फिरते हो और बम की बातें करो। पहले कहते हैं इस्लामिक बम से मुसलमानों को बचाएंगे, फलस्तीन को बचाएंगे, गाजा को बचाएंगे। अब हमारा बम केवल हिंदुस्तान के लिए, अब कहते हैं हिंदुस्तान के लिए भी नहीं है। तो ये घंटा भर हो गया, इसका बनाया गाय को था। अब भुट्टो तो कह गया तुम्हें मरेंगे पर घास खाएंगे, बम बनाएंगे, तो जाके भुट्टो की मैयत पे बोला बम तो बन गया मालिक, यूज नहीं करेंगे, घास खाते रह गए। मतलब सर इनकी कहानी ये, घास खाते रह गए, बम यूज नहीं करेंगे। सर इनकी ये एक फेल्ड स्टेट है, इनके यहाँ सिपाही गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है आजकल। इनका सिपाही जो है स्टिंग डक है। आप ये ऑपरेशन, ये बाम की बात करें सर, 72 घंटे चला ऑपरेशन, 72 घंटे चला। क्या कर पाई ये नपुंसक फौज? एक बार बताइए, मुनीर नहीं कहता था मेरे पास ही 1.5 मिलियन की फौज है, ये 15-20 हजार बलोच क्या कर पाएंगे? पूछो मुनीर साहब क्या कर लिया तूने, तेरी फौज ने क्या कर लिया? सर 50 लोग मारे इसके और 51 आर क्रिटिकली इंजर्ड।
50 लोग मार चुके हैं इसके, 51 है क्रिटिकली इंजर्ड, और ये अब भी कह रहा है, आज भी जो खबरें 10 यहाँ मरे, 5 वहां मरे, ये वहां मरे, देखिए कहानी। आज की जो डॉन बता रहा है, वो कह रहा है कि 3 killed 7 injured in gun attack on passenger bus in Balochistan कलात। अब अब ये तो आप जानते ही है कि ये तो खैर वहां रोज का ही काम होता है। और पीछे ऑपरेशन बाम में आपने एक नोटिस किया संजय सर, जो 9 लोगों को बस से उतारा था ना, जिनको N70 हाईवे से बस से उतारा था, लगभग लगभग ये BLF वाले कह रहे थे ये ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे, क्योंकि उनका बाकायदा कार्ड चेक किया हुआ, केवल 9 लोग को निकाल के उनको निपटाया गया था। तो सवाल ये है, जो पाकिस्तान की फौज अपनी रक्षा बलूचिस्तान में नहीं कर पा रही, जो पाकिस्तान की फौज अपनी रक्षा KPK में नहीं कर पा रही, वो फॉरेनरों की रक्षा क्या करेगी, वो जमीन की रक्षा क्या करेगी, वो खनिजों की रक्षा क्या करेगी? पहले अपनी जान तो बचे। पाकिस्तान के फौजी के पास सर बंदूक तो है, गोली कहाँ है? तनख्वाह नहीं मिलती सर, खाना नहीं मिलता बेचारे को, और जब मर जाता है तो एक बेनाम सी, बिना वो कहते हैं ना, बिना वो अनमार्क ग्रेव में कब्र में डाल के उसको भूल जाते हैं, जैसे कभी बेचारा पैदा ही ना हो। हमें दुख होता है। और ये मुनीर जो है, इसको मैं, इसका नया नाम रखा मैंने, कब्र चोर। याद है आपको? एक कब्र चोर है सर, इसका नया नाम है आजकल, कब्र चोर। पहले कफन चोर था, कब्र चोर भी है। देखिए 19, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा धन्यवाद ये पूछने के लिए। 1999 में 99 में शेर खान नाम का इनका कोई सिपाही मरा था कारगिल में, इन्होंने लाश नहीं ली, तो हम तो जानते नहीं। अब आप इस्लामी तौर तरीका तो मुझसे अच्छा जानते हैं। 18 साल में अगर किसी को कब्र में डाला जाए, कहता है इसके बाद आप कब्र को फिर यूज कर सकते हैं एज पर इस्लाम, जहां तक मैंने सुना है। अब 99 से लेकर अब तक कितने साल हुए? 25 साल। 25 साल बाद, क्योंकि वो आदमी पश्तून था, क्योंकि वो आदमी पठान था, और इसकी पठानों से फटती है, डर लगता है इसको, तो इसने क्या कर दिया, एक पठान को मैं अवार्ड दे देता हूँ, शायद मेरे पठानों से अच्छे संबंध बनेंगे। मेरे भाई, जिस कब्र की तू बात कर रहा था ना, एज पर इस्लामिक लॉ, उस कब्र में तो कुछ बचा ही नहीं था। खाली कब्रों की दलाली करने वाला दलाल है तू, कब्र चोर है तू। कब्र मुर्दे का कफन तो छोड़ दे तू, मरे हुए की कब्र भी बेचने वाला दलाल है तू। ये है आसिम मुनीर, ये है इनका फील्ड मार्शल। दिस इज व्हाट इट इज मेड ऑफ। ये है पाकिस्तान की गंदी सियासत और गंदी फौज, और इनकी गंदगी दिमागों में है। बाकी अगर इनको लगता है सर, आजकल इन्होंने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, फिर पंजाब में 2.5 किलोमीटर यहाँ आने लगे ड्रोन, पहले जो 1 किलोमीटर आते थे। हथियार आने लगे, फिर वो नारकोटिक्स आने लगे, फिर वो ब्लास्ट का सामान आने लगा। तो ये खैर हमें ये चिंता का कारण तो है, इनके हथियार फिर आने लगे। और पाकिस्तानियों, तुम्हें मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए, दिल बड़ा खुश हो रहा, हमारे 3 अपाची हेलीकॉप्टर आ रहे हैं अगले हफ्ते। और पता उनकी तैनाती कहाँ होगी? पाकिस्तान बॉर्डर पे। मैंने सुना अपाची रात को शिकार अच्छा करता है, रात के अंधेरे में। अपाचे जो है, ये जो आ रहे हैं, ये 6 अपाचे, ये इंडियन आर्मी के लिए आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट वाले, आपके एयरफोर्स वाले तो आ चुके पहले ही। हम शिकार इन्हीं का करेंगे ना सर। देखो मशीन की टेस्टिंग, वो तो 20-21 है। मशीन की टेस्टिंग, नई मशीन की टेस्टिंग तो करेंगे ना सर। कहाँ करें बताइए? इनके बॉर्डर पर डिप्लॉय करेंगे तो रात को शिकार करने निकलेंगे, खटाखट कट। कहते हैं नाइट विजन में अपाची का निशाना और बढ़िया होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लगे हाथ तो प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना एक्यूरेसी गन की ठीक है, कैलिब्रेशन वगैरह ठीक बैठा है। अब देखो ये इतने कैंप है, इतने जहादी है, इतने फौजी है। अब फौजी कौन जहादी कौन, 10-20 मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? तो हम हमारे गनवन जरा उसका ना कैलिब्रेशन टेस्ट होगा, गोली वोली सही चल रही है, सिस्टम, मतलब लाइव टेस्टिंग सर, लाइव टेस्टिंग। तो लाइव टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर बड़ा उपयुक्त है, वहां वो डिप्लॉय होंगे और बहुत अच्छी खबर होगी इनके लिए। और कल जयशंकर साहब ने जो इनको वहां SCO में सुनाया, जो उनकी औकात दिखा दी इनको, और जो इनको 2 टूक सुनाया, और इनका जो मित्र चाइना था, और ये एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए कि जयशंकर साहब क्या सुना गए हमें। ये तो बिल्कुल समय भैया, आतंकवाद नहीं चलेगा, ये सब भूल जाओ। और कल तो हमने सीपेक पे भी सवालिया निशान पहली बार लगाया, भाई ये सॉवरेनिटी की बात करके, अगर हमारी टेरिटरी से सीपेक निकलेगा तो ये तो हमारी जमीन हो गई ना, तुम इस पे काहे को वो अपना किला बना रहे हो भाई? तो देखिए, इशाक डार को लगता था पैसे मिलेंगे, अनाउंसमेंट होगा, कुछ नहीं हुआ। हाथ मिलाया गया, वापस भेजा गया। सुनने में तो ये भी है उसका प्रॉपर वो स्वागत भी नहीं हुआ, कुछ रेड कारपेट वारपेट कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सा स्वागत हुआ। तो मैंने कहा यार, वो चाइनीजों के पास इतना टाइम थोड़ी है तुम्हारा इतना स्वागत करेगी। शी जिनपिंग तो खुद परेशान है, तुम पे इतने पैसे लगाए, पैसे डूब गए हमारे। तो यहाँ पे
पाकिस्तान के पास फिलहाल जहर खा के मरने के अलावा कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान का फौजी सर न केपीके जाना चाहता, ना बलूचिस्तान जाना चाहता है। अब ये भी पीछे आपने सुना था कि कहीं अफसरों के रेजिग्नेशन आए, हजारों सिपाहियों के रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन आए हैं। अब बलोचों के पास तो बड़ी बढ़िया स्नाइपर राइफलें आ गई है, दूर दूर से मार देते हैं, पास भी नहीं जाते, दूर दूर से मार देते हैं। अब ये पाकिस्तान के फौजी तो ऐसे मर रहे हैं जैसे कहते हैं ना स्टिंग डक्स। तो ऐसी फौज का मनोबल कहाँ होगा, ऐसी फौज की हिम्मत कहाँ होगी। हाँ, फील्ड मार्शल साहब जब वहां जाएंगे श्रीलंका तो 5 स्टार हेलीकॉप्टर चाहिए, पूरा होटल बुक करा लो, पूरा मतलब लाव लश्कर लगाओ, बिल्कुल स्टाइल से चलो। बट बेचारा फौजी जो है वो मर रहा पाकिस्तान का, वो बिल्कुल कुत्ते की मौत मर रहा। कहना नहीं चाहिए, फौजी है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट मतलब क्या बोलूं, और कोई डिस्क्रिप्शन मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। कुत्ते की मौत मर रहा बेचारा फौजी। और क्या हालत हो गई है, लाशें तक कोई नहीं उठाता सर, लाशें सड़ रही है। बलोचों ने पीछे कहा इनकी लाशें सड़ रही है, लाश उठाने भी फौज नहीं आती। बहुत बुरा हो रहा, बहुत बुरा हो रहा पाकिस्तान में। और जनरलों और कर्नलों को डीएचए में एक से एक बड़ा प्लॉट, एक से एक बड़ा जबरदस्त फार्म हाउस, और यहाँ जमीन वहां जमीन, लंदन में मकान, क्या क्या। कॉर्नर प्लॉट तो उनका स्पेशलाइजेशन है। हाँ, आप सोचते हो, कहते हैं ना कि हम कोई भी जंग कभी नहीं हारे, तो एक जंग जो है जो खास है जिसको वो कभी नहीं हारे, वो है कॉर्नर प्लॉट की जंग। कॉर्नर प्लॉट की जंग में उन्होंने सिविलियंस को हमेशा हराया। वो तो उनका ही है सर, वो उनका ही है, उनको तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है वो। मतलब मेरे को तो बड़ा दुख होता है। आप देखिए फौजी क्या हालत होती है, और इनकी क्या हालत होती है। मतलब फौजी बेचारा कुत्ते बिल्ली की तरह मर रहा, उसकी कोई लाश उठाने को नहीं आ रहा, और यहाँ जर्नल करने लोग बस कॉर्नर प्लॉट, फार्म हाउस, जकूजी, विदेशी दारू, और पता नहीं क्या क्या। और पता है वो गर्लफ्रेंडे जो भी इनकी होती है इधर उधर हर कंट्री में। मतलब रुतबा है इनकी आर्मी का, मतलब ठाठ है इनकी आर्मी के। मतलब अगर हरामखोरी की लिस्ट में किसी आर्मी को नंबर 1 स्थान दिया जाए तो इनकी आर्मी अनडिस्प्यूटेड किंग है। कोई आर्मी इनके आगे पीछे भी नहीं आती। मतलब करप्शन में भी, वुमेनाइजिंग में भी, तस्करी में भी, जितने भगवान ने उल्टे सीधे काम दुनिया में डाले थे तमस के लिए, वो सारे काम इन्होंने पकड़ रखे। इन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं छोड़ रखा जो ये पाकिस्तानी फौज ना करती हो। और फिर रुतबा है, मतलब पावर ब्रेक मेकर्स हैं, बड़े बड़े लीडरों से मिलते हैं। चाहे वहां कमीज खोल के जूता साफ करते हो ट्रंप का, वो बात अलग है, वो बंद दरवाजे के अंदर हो तो कोई देखता नहीं। बट मेरे को जो लगता ना सर, इनका बाय द वे एक और खबर आई है संजय सर, अभी ये हमारे जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि भाई ये जो ट्रंप कह रहे कि हमने सीज फायर करा, मोदी जी जरा इस पे आप स्टेटमेंट दे दो। मैंने कहा यार तुम लोग तो वही हो ना जो मणिशंकर अय्यर को वहां भेजा था पाकिस्तान, कि भाई साहब ये जरा हमारी मदद करो, मोदी को हटाना है। तो मतलब अब जो मोदी जी ने कहा तुम्हें उस पर भरोसा नहीं, जो ट्रंप कह रहा है और उसके लिए तुम मोदी जी को कह रहे जी दोनों हाउसों में स्टेटमेंट दे दो। मतलब तुम्हें अपनी सेना पे भरोसा नहीं, तुम्हें प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, तुम्हें रक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं, तुम्हें विदेश मंत्री पे भरोसा नहीं, तुम्हारी अपनी मीडिया पे भरोसा नहीं, तुम्हें भरोसा किस पे है? डोनाल्ड ट्रंप पे। तुम वही लोग हो जिन्होंने वॉरेन एंडरसन को घर जाने दिया इतना बड़ा हत्या कांड करने के बाद भी, और आज कहते हो कि भाई मोदी जी को बोलो स्टेटमेंट दे दो। सर ये कांग्रेस और पाकिस्तान का कनेक्शन बहुत गहरा है, कहीं ना कहीं इनके तार बहुत टाइम से जुड़े हैं। और मतलब एक को मारो दूसरे को तकलीफ होती, इसको मारो इसको तकलीफ होती। ये कहानी इनके यहाँ प्रकरण चल रहा है। और एक और बड़ी वो आपने पता नहीं वो देखा आपने संजय सर, एक बड़ा जो कल एक बड़ा डेवलपमेंट आया था कि ये जो पहलगाम में कांड हुआ संजय सर, ये सारे टेररिस्ट जिन्होंने बंदूक चलाई, ये सारे के सारे पाकिस्तानी थे, कहते फॉरेनर थे, कोई लोकल टेररिस्ट नहीं किया गया। इनमें से एक का नाम है वो क्या सुजान सुजान जट सुजान जट या सुलेमान, ये मास्टरमाइंड था फील्ड का, सुजान जट। और ये सुजान जट सर ये भी पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस यानी कि एसएसजी का कमांडो था, सुजान जट। दूसरा था आपका ये हाशिम मूसा, जिसे ये अली भाई भी कहते थे, ये भी पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस का कमांडो था। अब ये जो सुजान जट जो है, इसको इन्होंने 2022 में इन्फिल्ट्रेट कराया। ये जम्मू के रास्ते, पुंछ के रास्ते से आया, उरी से इन्फिल्ट्रेट हुआ। ये M4 कार्बाइन लेके आया। अप्रैल 2023 में पुंछ में एक एम्बुश होता, वेयर वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट अवर 5 ब्रेव हार्ट्स, ओम शांति। उसमें ये जो था ये सुजान जट ये इन्वॉल्व था, इसने एम्बुश किया था। 2 साल तक संजय सर इसको इन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा। मतलब ये जो पहलगाम का
कांड था, इसकी व्यूह रचना 2-2.5 साल पहले हुई थी। इसको उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा, कहीं नहीं रखा। 16 आपके अप्रैल को ये त्राल के जंगलों में देखा गया, ब्लैक फॉरेस्ट में। इसका जो सिग्नेट है वो बताता है ब्लैक फॉरेस्ट में था। अच्छा, फिर इसने 22 को ये हत्याकांड किया, और इसके साथ जो बाकी 3 या 5 थे वो भी विदेशी मूल के थे। मेरा पर्सनल मानना है इसमें हमास और हिजबुल्लाह का भी कार्डर है, बट लोकल कोई नहीं था। लोकलों को पेरिफेरी गार्ड करने के लिए बोला गया, और इनको पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली इवैक्यूएट करके ले गया, क्योंकि उसके एसेट्स थे। और अगर इसके आप सूत्रधार की लिस्ट निकालोगे, सूत्रधार नंबर 1 निकलता है नदीम अंजुम। कहते हैं ये प्लॉट जो था नदीम अंजुम के टाइम में बना था, कॉन्सेप्ट उसका था। जिसने इंप्लीमेंट किया मोहम्मद आसिम मलिक, करंट आईएसआई चीफ और एनएसए। पेट्रनेज और मास्टरमाइंड या जो भी कहिए वो है आपका जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और ये जो इसका लॉजिस्टिक का जो ग्राउंड पे लॉजिस्टिक्स का मास्टरमाइंड था वो है सजाद जट ओब्लिक सुलेमान, जिसके मैं भी बात कर रहा था। और जो टेरर कंपनी से जो इनका सूत्रधार था, जो इनका चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर कहिए, मतलब जस्ट बीइंग सरकास्टिक, वो है तल्ला हाफिज सैयद। तो इन 5 हमारे तल्ला हाफिज का बेटा। तो नदीम अंजुम, दल्ला 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 पता नहीं क्या है, जो भी है। तल्ला तो पता नहीं क्या होता, दल्ला तो समझ आता है, तो ये तल्ला पता नहीं क्या है। तो ये आसिम मुनीर, आसिम मलिक, नदीम अंजुम, फिर आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व था, फिर आपके एसएसजी के कमांडोज इन्वॉल्व थे, और वहां से तल्ला हाफिज सैयद। और ये जो मैसेज यूज करते थे, ये शॉर्ट चैट मैसेज यूज करते थे। तो मतलब चाइनीज अल्ट्रासेट्स इन्होंने यूज किए, चाइना का इक्विपमेंट यूज किया फॉर शॉर्ट मैसेजिंग, और बहुत जल्दी ये कांड करके इनको यहाँ से शायद मोस्ट प्रोबेबली निकाला गया। तभी ये अब तक हमारे हाथ में। जो बाकी लोकल पकड़े थे वो परवेज अहमद, बशीर अहमद, तो उनको तो हमारे जेएन के पुलिस वाले कह रहे थे कि वो अभी यही है। सर अब तक क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? मतलब अगर ये पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडो है, जो कल इंटेलिजेंस से ही लगभग पुष्टि हुई है, तो इनको तो निकाल दिया होगा ना पाकिस्तान ने। तो जहादी तो है नहीं ना ये इनका। अब ये जो हमजा था, यूसुफ क्या नाम था इसका, हाशिम मूसा, ये तो एसएसजी कमांडो था। ये सुजाद जट, साजिद जट या सुजाद जट सुलेमान, ये भी एसएसजी का कमांडो। बाकी 3 या 5 थे टोटल, माना जाता 5 शूटर्स थे या 8 थे, बाकी सारे फॉरेनर्स थे। इनमें से लोकलों को बोला गया था तुम स्ट्रिक्टली आउट रहो। और जो मेरा अनुमान था संजय सर कि इनको पहली जगह डेजिग्नेट की गई थी, ये वहां करीब आप त्राल से ये 48 घंटे पहले इस जगह पे पहुंच गए थे। मतलब हत्याकांड जब हुआ 2 दिन पहले वहां पहुंचे थे, वहां लोकलों के पास रहे, खाना पीना खाया, जगह का निरीक्षण किया, और उन्होंने ये कांड किया। क्योंकि बाईसरन में जब तक आपकी सेना का रेस्पॉन्स पहुंचेगा 2-3 घंटे लगेंगे, तब तक इनको जहां से निकालना होगा, दे कैन सेफली टेक दम आउट फ्रॉम देयर। तो ये इनका जो कार है ये है। और ये जो साजिद जट है, साजिद जट 2002 साल से 2022 में आया था इंडिया, ये तब से यहाँ एक्टिवेटेड है, लगभग 3 साल इसे हो गए। तो अब ये क्लियर है कि इसका गो अहेड आसिम मुनीर ने दिया था। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सेटअप भी है संजय सर, दैट वाज आल्सो इन कहूट्स विद द आर्मी पॉलिटिकल सेटअप, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सबका एक जॉइंट ऑपरेशन था। ऑपरेशन करने का आइडिया क्या था? ऑपरेशन करने का आइडिया था, जैसे हमने बोला ना, हमने उरी में तुम्हें घर में घुस के मारा, राइट? बालाकोट में हमने तुम्हारे यहाँ बमबारी की, पर सर्जिकल स्ट्राइक तुम्हारे घर में घुस के हमने मारा। तो ये उसका कुछ जवाब दे रहे थे, तुमने हमारे घर में घुस के मारा, हमने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे हिंदू लोगों को मारा, मतलब काफिरों को मारा। इनके लिए तो क्या है, काफिर इज द, एक क्रिश्चियन भी था उनमें से, एक बेचारा नेपाली भाई भी था। तो कहा कि हमने काफिरों को तुम्हारे घर में घुस के मारा, ये उसका ये जवाब देना चाहते थे। और ये देख रहे थे हमारी पेशेंस कितनी है, हम कितना बड़ा रिएक्शन करेंगे। पर जो ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने रिएक्शन देखा, ये इनका चचेरा, इनका बाप चीन, और इनका मामू वो तैयब अर्दोगन, और वो टेढ़ा मेढ़ा वो अजरबैजान वाला, सबकी अब हालत खराब है। नहीं भैया, भारत से पंगा मत लेना। मैं आज भी कह रहा हूं कि कोई हमें कंफर्म करके बता दे, इस पाकिस्तान स्टिल ए न्यूक्लियर पावर, विच आई डाउट नाउ। क्योंकि जो इनके तेवर मुझे अब दिख रहे हैं, वो न्यूक्लियर वाले नहीं है, इस्लामिक बम वाले नहीं थे। तो हर जगह से तो भाग रहे हैं कि बम तो हमारे लिए, बम तो हमारे लिए, भारत के लिए। आप कह रहे भारत के लिए भी नहीं है, अब भारत के लिए भी नहीं, फिर म्यूजियम में रख के टिकट लगाओगे क्या उसकी? वही जो आपने शहबाज शरीफ वाली पूरी जो है रेफर किया,
तो शहबाज शरीफ ऐसा क्यों कह रहा है कि साहब ये भारत के लिए नहीं है, किसके लिए है? अफगानिस्तान के लिए सर ये तो 75 साल का डॉक्ट्रिन या आपने चाइना के लिए? अब चाइना का माल चाइना को बेचा है चाइना का माल चाइना को बेचेंगे। इनकी समस्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है कि ये अब बहुत डरे हुए हैं और ये अब जो भी टेरर अटैक करेंगे ना, जी वो यहाँ से नहीं करेंगे। अब ये जो है ये उधर आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ से करेंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में दूसरी समस्या खड़ी हो गई। और वहाँ खाना पे वहाँ पे ड्रोन से साहब कह रहे हैं कि साहब 300 ड्रोन ने आके मारा, और वो परेश बलुआ की जो उल्फा आई है, वो ये कह रही है कि साहब इंडियन आर्मी ने मारा। इंडियन आर्मी कह रही है, हमें क्या पता, हमें क्या पता। हम तो गए नहीं, हम तो गए नहीं, हम तो यही हैं। हम तो आजकल सब जगह किराना हिल्स देखते हैं। हाँ अब सर हमारे जाने की क्या जरूरत है। अब देखिए मच्छर को मारने के लिए थोड़ी ना हम जाएंगे, कुछ भेज देते, कुछ हवाई कुछ पक्षी भेज देते, वो अपना काम कराते हैं। अब देखिए, अब ये भी देखिए ना, आपकी बात जब डॉक्टर जयशंकर साहब एससीओ में लैंड किए तो उसी दिन तो हमने 19 ठोक दिए थे ना सुबह सुबह, और हमने मना कर दिया, हमें कुछ नहीं पता किसने मारा। पर ये एक नई डिप्लोमेसी है, जब चाइना लैंड की और चाइना के पट्टों को हमने वहां ठोक दिया। एक दिन आगे पीछे भी तो ठोक सकते थे। उस दिन ठोकने का मतलब होता है वेरी क्लियर मैसेज टू चाइना कि भैया अगर तुम पाकिस्तान को हथियार दोगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे, तुम्हारा भी हाल यही होगा। मुझे तो अभी भी आपको याद है एक हत्याकांड हुआ था संजय सर, 1-1.5 साल पहले, कर्नल संतोष त्रिपाठी शायद नाम था उनका, आसाम राइफल के थे, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और उनका बेटा एम्बुश में मारा गया था और 4 क्यूआरटी टीम के लोग मारे गए थे। वो एनसीएन ने या उल्फा में से या किसी या अराकान आर्मी किसी एक ने किया था, मतलब वो बड़ा प्रेसिजन अटैक था। तो तब से इनका हिसाब किताब अधूरा रहता था। तो मुझे लगता है अब ये इनका जो हिसाब किताब है वो भी पूरा हो गया। तो चाइना को भी मैसेज अच्छा खासा मिल गया, और चाइना को भी जितना कल हम सुना के आए हैं, मुझे लगता नहीं उसके बाद भी चाइना कुछ ज्यादा इनकी मदद करेगा। बाकी इनका सीपेक जो है मेरे हिसाब से वो है चाइना का एक्सप्लॉइटेशन प्लॉट फॉर इकोनॉमिक कॉलोनीज, नॉट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना एक्सप्लॉइटेशन प्लॉट फॉर इकोनॉमिक कॉलोनीज। जो इनकी कॉलोनी बड़ी है ना, जिनको उन्होंने खरीद रखा है, तो उनके लिए एक्सप्लॉइटेशन का प्लॉट है सीपेक, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अब देखो सर ये करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ, क्योंकि इनके यहाँ जो 1 लाख जहादी आपका बैठा है वो करेगा क्या ना, वो इसरो में, क्या वो इसरो में आके साइंटिस्ट करेगा क्या हाफिज सईद कल को सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाएगा? नहीं लगा सकता ना, वो यही करेगा, एक ही काम आता उसको। तो ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे और अब की बार हम इनको फिर फोड़ेंगे। और अब की बार देखिए ना, जो म्यांमार में जो भी हो, हमने तो उस पर ट्वीट तक नहीं किया। अगली बार इनको जब भी फोड़ना होगा तो वक्त खाने पे इनकी व्यवस्था कर ही देंगे। बाय द वे, ये जो साजिद जट था, इसकी मुरीद के में ट्रेनिंग हुई थी, आतंक से रिलेटेड। ये मुरीद के का प्रोडक्ट है, ये मुरीद के में इसकी ट्रेनिंग हुई थी आतंकवाद को लेके, मतलब जो भी इनके डूज एंड डोनाट्स होते हैं। तो ये भी हो सकता पाकिस्तान यहाँ से भाग के फिर मुरीद को गया हो छुपने के लिए, और अगर जब जिस दिन हमला हुआ, हो सकता सीधा हूर के गोद में बैठ के अंगूर खा रहा हो, ये भी हो सकता ना, डायरेक्ट निकल गया उस दिन कि मुरीद के से ही ऊपर निकल गया डायरेक्ट डीटीएच में, तो ये भी हो सकता है। तो बाकी ये भी खबर चल रही है ये कि साहब पाकिस्तान जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम has been accused of torturing former Pak PM Imran Khan on orders of Pak Army Chief Asim Munir। ये भी चला रखा है नैरेटिव। टॉर्चर तो कर सकते हैं। पीछे एक बार आपको है ना, एक बार खबर चली थी कि इमरान खान का किसी ने रेप कर दिया, क्या कर दिया, कुछ वो भी खबरें चल रही थी। तो अब पाकिस्तान में तो आप जानते हैं सर, जहाँ बकरी सेफ नहीं है, गाड़ी का साइलेंसर सेफ नहीं है, मुर्गी सेफ नहीं है, डॉलबिल सेफ नहीं है, तो इमरान खान तो बेचारा फिर भी मतलब कहाँ से सेफ हो सकता है? तो पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। नथिंग कैन बी रूल्ड अबाउट पाकिस्तान। और अभी देखिए ना, पर अब पाकिस्तान एक एक्सपोज हो गया है, चाइना भी धीरे धीरे हाथ खींच रहा है इनसे, और ये तुर्किया उर्किया को भी लग रहा है इनके पास पैसे वैसे है नहीं। चाइना को अब तक ये भ्रम था, अगर पाकिस्तान को हम हथियार देंगे, अगर पाकिस्तान को हम ट्रेनिंग देंगे, पाकिस्तान जाके कमाल करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना को भी ये पता लगे हमने लंगड़े घोड़े पे पैसे लगाए,
मैं कहा लंगड़ा घोड़ा नहीं है, चरसी घोड़ा ही है। लंगड़ा तो फिर भी कुछ कर ले, तो चर्च सूंघने वाला घोड़ा ये कुछ नहीं कर सकता। तो इनको समझ आ गया, अगर चाइना को इस क्षेत्र में किसी ने बड़ी शेंडी लगाई है वो पाकिस्तान, सबसे बड़ी शेंडी सर। 50 बिलियन तो सीपेक में खा गया, 10-20 बिलियन वैसे खा पी गया, 10-20 बिलियन के हथियार बर्बाद कर गया। तो अगर चाइना का गणित निकाला जाए, 101 बिलियन की चपत लगा गई चाइना को ये लोग, हैं। और शायद इन्होंने कहा है वेस्ट में जाके मकान वकान लिए होंगे, फार्म हाउस वगैरह लेके सेट होंगे। चीनी सोच रहे हैं हम इंशाल्लाह इनके थ्रू हम भारत फतह करेंगे। जैसे चाइनीज बिलीव करते हैं ना, किल द एनिमी विद अ शेयर्ड नाइफ, बोरोड नाइफ। मुझे लगा पाकिस्तान वो बोरोड नाइफ है। अबे ये नाइफ तो ऐसी है जो हाथ काट के ले जाती है। चीनियों को नहीं पता। अब ये किसी के तो हुए नहीं सर। देखिए पाकिस्तान की हकीकत है, किसी के तो हुए नहीं है। जिसके साथ चले उसकी पीठ में खंजर भोंका, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो। अब ये ऐसे लोग हैं, इजरायलियों से को हथियार बेचने का काम करते हैं, पर जब वक्त आता कहता हम यहूदियों को पहचानते हैं, वी नोट रिकॉग्नाइज इजराइल। पर जब हथियार बेचना हो तब यहूदियों को जानते भी है, मानते भी है, सलाम वालेकुम भी बोलते हैं और उनका डॉलर जेब में भी डालते हैं। पर जब राजनीति आती, हम तो इसराइल को पहचानते ही नहीं, हम तो यहूदियों को जानते ही नहीं, हम तो माशाल्लाह गाजा को फतह कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। ये देखिए, ये फील्ड मार्शल खमेनी से भी तो मिलाया था बहुत साल पहले, कभी कुछ महीने पहले तो गया था वहां पे, और उसके भी बोला था हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे, हमारा बम आपके लिए खड़ा है, अगर अमेरिका के पास बम है हमारे पास भी बम है। अब मुझे खमेनी की भी दिमाग पे तरस आता है, भैया किस पे भरोसा कर रहा है? ये तो कबर चोर है, मतलब कफन चुराने वाला आदमी है, इस पे भरोसा कर रहे हो क्या तुम? तुम्हें बम देगा। अब वक्त आने में देखिए पाकिस्तान का यूएसपी क्या, कैसे बदल जाता पाकिस्तान, यूं पलट जाता, कहता हमारा बम तो हमारे लिए, हमने कब कहा तुम्हारे लिए? पहले हमारा बम भारत के लिए, फिर प्रेशर पड़ा भारत के लिए भी नहीं है। तो मैं भैया ऐसा है, बम को ना वो अजायब घर में रखो, म्यूजियम में रखो और आने की टिकटें देखो और लिखो क्या, फूका हुआ इस्लामी बम। उसके उसके हमने बोर्ड लगा, फूका हुआ इस्लामी बम। और देखो कितने बच्चे आएंगे देख के फोटो खींचने, सेल्फी पॉइंट बनाना उसके सामने, जो आएगा फोटो खिंचाएगा। कह रहा ये था पाकिस्तान का इस्लामी बम। सर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता दुनिया की, बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन। देखिए दुनिया भर से टूरिस्ट आएंगे, यार इस इस्लामी बम के सामने हम फोटो खिंचवाए। फिर चाइनीज को एक आइडिया आएगा, ये जो म्यांमार में जो कुछ हुआ हम्म, वो भारत ने उड़ाया, तो अब भारत का भाई ऑफिशियली तो हम कह नहीं सकते क्योंकि इंडियन आर्मी तो डिनाई कर रही है, लेकिन जी सभी कह रहे हैं कि भाई ये जो कैपेबिलिटी है ये किसी स्टेट एक्टर के पास ही हो सकती है, नॉन स्टेट एक्टर के पास तो ये कैपेबिलिटी है नहीं दुनिया में किसी के। जी तो ये कैपेबिलिटी भारत की ही है। अब हो सकता है भारत ने भी कोई आउटसोर्स कर दिया हो कि कुछ जो भी किया हो, बहरहाल ये जो है मैसेज, ये मैसेज भी चाइना को है, पाकिस्तान को है और अमेरिका बहादुर को भी है, और आपके, बांग्लादेश को तो है ही। हाँ ही फिर पन्ना मंडी वालों को भी है, हीरा मंडी पन्ना मंडी दोनों एक साथ कवर हुई। एक साथ कवर हुई। और अब की बार तो ये भी बोल दिया ना, हम तो जाते भी नहीं, हाथ भी नहीं गंदे करते हम तो यहीं बैठ के ना कुछ अपना वो कंप्यूटर खोल के कुछ बटन दबाते, कट 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 कट, एक स्टिक घुमाते हैं ऐसे, कट कट कट, और कहानी हो जाती है। और तुम्हें यही नहीं पता लगता कि तुम सोते सोते कैसे मौत की गहराइयों में खो गए। ये तो बेचारे सोते सोते मरे थे ना सर, ये सो ही रहे थे बेचारे, अब उठे ही नहीं। तो ये इनको तो एक मैसेज है ही ना। और ये अमेरिका को भी एक चीज तो बताया गया कि भाई आप जो म्यांमार में जो आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, हमारा क्षेत्र है भाई, यहाँ से निकलो, आप यहाँ क्षेत्र में खिलाड़ी नहीं बनाओगे। और ये एक मिलिट्री में से, मैं मेरे हिसाब से सर इसे मिलिट्री डिप्लोमेसी, जहाँ सिक्के का एक पहलू मिलिट्री, एक पहलू डिप्लोमेसी। पहले क्या था, आपका हेड एंड टेल था, अगर ये डिप्लोमेसी फेल होगी तब हम मिलिट्री के विकल्प पे जाएंगे। अब हमने कॉइन बदल दी, यहाँ मिलिट्री या डिप्लोमा, बोन क्या मांगता, इससे मानेगा नहीं तो इससे मानेगा, दोनों ही हमारे पास विकल्प, बोन क्या मारेगा, नहीं मानता तो ये हमारे पास है। तो ये जो भारत का नया आक्रामक चेहरा है, अब देखिए हिजबुल तहरीर वाले, जमात वाले हैं, अब ड्रोन तो बांग्लादेश में भी जा सकते हैं, ऐसा क्या है बांग्लादेश में नहीं जा सकते? और ये जो टेरर कैंप्स वैम्प से, इनके ऊपर भी ड्रोन जा सकते हैं, ड्रोन तो वहां भी जा सकते हैं। और चाइना को भी एक बिल्कुल आपको बिल्कुल मैसेज देगा, अगर आप सोचते हैं मणिपुर मणिपुर आप डिस्टर्ब कर पाओगे, भाई ये हम होने नहीं देंगे, ये अब हम होने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि अपने दुश्मनों को कैसे ठिकाने लगाना। और सबसे अच्छी बात है, बेस्ट थिंग भारत डिड, स्ट्रेटेजिकली डिनाई। हमें तो पता ही नहीं किसने, पता नहीं यार किसने, कौन आया, कहां से आया, किसने कर हाँ दिया। बताइए, ये भी सब पूछा जाए। सबसे बेस्ट है सर
इससे दुश्मन को ना और डर लगता है कि यार वो कहते हैं ना कि बकरा कटा और मजा भी नहीं आया, वो वाला परेशानी हो जाती है इनको। अब पाकिस्तानी में देखिए कितना डर लग रहा है आज के डेट में। ये जो टेरर पैड वैड इन्होंने नए बनाने की कोशिश करी, इनको कितना डर लग रहा होगा कि पता नहीं कब आके ठोक जाएंगे, पता नहीं कब आके मार देंगे, और फिर बोल देंगे हमें क्या पता कहाँ मर गए। और अगली बार तुम ये भी नहीं बोलेंगे कि ड्रोन भेजे थे, तो पता नहीं कौन आ गया, कौन किसने मार गया। आपस की रंजिश होगी, आपस की रंजिश होगी। अननोन गनमैन आए होंगे, अननोन गनमैन से अननोन ड्रोन तक नया सफर। हाँ ये सर ये हमारा ग्रेजुएशन है, मतलब मेटामॉर्फोसिस है, वी हैव कम अप द फूड चेन। तो अब अननोन, हाँ ये अच्छा है, अननोन ड्रोन से अननोन गनमैन तक नया अध्याय, उल्टा 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 सॉरी, अननोन गनमैन से अननोन ड्रोन तक नया अध्याय, एक नई कीर्ति, एक नई क्रांति, भारत की नई कहानी। मतलब ये बड़ा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को अब समझना चाहिए कि भाई तुम ये देश को तोड़ वोड़ दो, ये आर्मी वार्मी वालों को भाग जाना चाहिए पैसे वैसे लेके वक्त रहते। और जहां तुमने ये माल वाल टिका रखा, जहां ऑस्ट्रेलिया में जहां बैठे हो बैठ जाओ, यहाँ बलोचों को दे दो, वहां पठानों को दे दो। बाकी पंजाब में भी तो दो बेल्टों में टूटेगा ना, सराय की नॉन सराय की बेल्ट, पंजाब भी टूटना ही है, सिंध अलग होना है। और सिंध पे तो मुझे लगता है कि सिंध पे थोड़ी हमारी ज्यादा नजर रहनी चाहिए, हिंदू लोग, हिंदू भाई वहां बहुत है, और ये बिल्कुल होना चाहिए सर। और आपको ये आपने खबर देखी है अभी, पन्ना मंडी से खबर आई है यहाँ, पन्ना मंडी से खबर अभी थी कि गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां करीब करीब एज पर इनफॉर्मल सोर्सेज 100 लोग मर गए सर, आर्मी ने फायरिंग की है। हाँ हाँ, आर्मी ने फायरिंग की है। वैसे नंबर तो फॉर्मली 10 बताते हैं, पर वहां पे 100 लोग मर गए हैं और आपका आर्मी ने फायरिंग की है। ये जो यूनिस ने अपने पट्टे भेजे थे, गोपालगंज शेख हसीना का एंसेस्ट्रल टाउन, ये जो यूनिस ने अपने बंदे भेजे थे, ये इसलिए भेजे थे ताकि जो शेख मुजीबुर रहमान है उसकी ग्रेव को मतलब ना निकाला जाए, उनका घर वर जो है वो बर्बाद किया। कल सत्यजीत रे साहब का घर तो उन्होंने डिमोलिश कर ही दिया, वो किया जाए। और इन पे, और इन्होंने कहा कि जी अवामी लीग ने ये वहां पंगा किया है और वहां एक हिंदू एक्टिविस्ट मारा गया है। हिंदू एक्टिविस्ट का नाम कोई बोस या रे है, आई कांट रिमेंबर द नेम। उसको सुनने में आया कि जब मारा तो आर्मी उसकी डेड बॉडी के ऊपर अपने जूते रगड़ रही थी और फिर उसकी लाश को घसीटा गया है वहां सड़कों पे, उसकी लाश को घसीटा गया है। और मतलब बड़ी, और उसके साथ हिजबुल तहरीर के बंदे भी खड़े थे, हिजबुल तहरीर के बंदे भी खड़े। बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ सर आज, करीब करीब इनफॉर्मल सोर्सेज कह रहे हैं 100 लोग मरे हैं, डायरेक्ट फायरिंग की आर्मी ने। तो ये जो आज यूनिस का ने अपना इस्लामिस्ट चेहरा दिखा दिया, और गोपालगंज में संजय सर 70% आबादी हिंदुओं की है। गोपालगंज में 90% जो रहने वाला बंदा है वो आपका इसका सपोर्टर है, अवामी लीग का। तो ये अवामी लीग के घर में घुस के, हसीना के घर में घुस के आपने ये नरसंहार किया, जिसमें अधिकतर मरने वाला मेरे हिसाब से हिंदू होगा, क्योंकि अगर 70% आबादी हिंदुओं की तो अधिकतर मरने वाला हिंदू होगा। इसलिए भारत के लिए मेरे हिसाब से आज कोई लक्ष्मण रेखा नहीं रही, सारी लक्ष्मण रेखाएं पार हो गई है। अब एक डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन वहां होना चाहिए, हिंदू देश बनाना चाहिए आपको, और इस मसले को खत्म करना चाहिए, क्योंकि अब धैर्य की सीमा सब पार हो गई है। इस इस्लामिस्ट यूनिस ने हिजबुल तहरीर, जमात इस्लामी और तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के साथ मिलके वो काम कर दिया जो शायद पाकिस्तान में भी लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद नहीं कर पाए, उसने ये काम कर दिया। ये बहुत बहुत बड़ा कांड हुआ सर बांग्लादेश में आज। और अगर ये इन्होंने शेख हसीना को इसलिए, रिपोर्ट ऐसा किया जा रहा है, रिपोर्ट का है साहब, बांग्लादेश पुलिस ओपन्स फायर ऑन अवामी लीग स्टूडेंट्स, अवामी लीग स्टूडेंट्स, शेख हसीना वाले स्टूडेंट्स ऑफ अवामी छात्र लीग हैव बीन मर्डर्ड। सर 100 लोग, ये कह रहा हूं ऑफिशियली ये 10 कह रहे हैं, पर ये करीब करीब इनफॉर्मली सुनने में 100 लोग मार दिए इन्होंने दहशत फैलाने के लिए। ये इसने यूनिस ने मार्च ऑर्गेनाइज कराया था, गोपालगंज मार्च। अपने जो हिजबुल तहरीर वाले इसके सो कॉल्ड स्टूडेंट बदमाश हैं, ये इस्लाम हिफाजत इस्लाम वाले और जमात वाले वहां गए थे और उन्होंने ये फायरिंग करवाई है, उन्होंने ये कांड करवाया है। और ये मरने वाले
शेख हसीना का काडर था, उसका डिस्ट्रिक्ट था। और सुनने में तो ये भी आया कि मैं एक टीवी डिस्कशन पे था अभी, तो वो एक बांग्लादेशी पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये क्या नाम इनका, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो घर है, जो वहाँ उनका वो है एंसेस्ट्रल होम वगैरह, वो भी इनके निशाने पे। अगर ये शेख मुजीबुर रहमान की कब्र खोदने जा सकते हैं, तो ये इतने गिर सकते, कहीं से भी जा सकते हैं। तो मुझे आज वही याद आया, मैंने कहा यार ये बिल्कुल वो जो 1971 वाला सीन था, बिल्कुल वही सीन हो रहा है। मुझे लगता है कि सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर गए हैं। अब कुछ ना कुछ इस दिशा में करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सर मरने वाला रोज बेचारा हिंदू ही है, जो मरता वो बेचारा ले दे के हिंदू ही है। और इस हिंदू नरसंहार को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ दिन ये और चलते रहे तो वहां या तो फिर हिंदू लुप्त हो जाएगा या फिर कन्वर्ट हो जाएगा। जो बांग्लादेश का हिंदू है फिर वो हमें दिखेगा नहीं। बांग्लादेश पूरा इस्लामाइज हो गया है, चाइना के इन्फ्लुएंस आपका पूरा आ गया है। ये बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला यूनिस, ये इन हाफिज सैयद और मौलाना क्या नाम है मसूद अजहर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनकी जो औकात है और जो उनकी वक़्त है वो तो बताते हैं हम आज जहादी है, ये उनसे बड़ा जहादी है। कोई मुझे ये कह रहा था इसका बांग्लादेशी पासपोर्ट नहीं है, इसका पासपोर्ट भी अमेरिकन है। ये अमेरिकन का, इसका पासपोर्ट भी अमेरिकन है। तो देखिए मतलब क्या हो रहा बांग्लादेश में। और ये पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ होता है, पर हमारे हिंदू भाइयों को लेके हमारी संवेदनाएं है, हमारा बड़ा दिल व्याकुल होता है हिंदू भाइयों की व्यथा देख के। और अल्टीमेटली वही वाली बात है ना सर, एक बार कहते हैं कि विराट कोहली ने डबल सेंचुरी कर ली, तो ये पाकिस्तानी जहादियों ने क्या किया कि पाकिस्तान में कोहली परिवार ढूंढा कोई हिंदुओं का, उसकी बेटी का बलात्कार करके मार डाला। मतलब कोहली ने डबल सेंचुरी की तो वहां एक कोहली परिवार ढूंढा, उसकी बेटी का बलात्कार किया, उसको मार डाला। ये पाकिस्तान की हकीकत है। यही आपको लगभग लगभग बांग्लादेश में होता नजर आ रहा है आज। जो देखे फॉर्मली 10 कह रहे हैं, इनफॉर्मली 100 लोग। तो मतलब हो क्या रहा है, 100 लोगों को कोई मारना आजकल के टाइम में कोई आसान काम है? मतलब मजाक हो रहा है ये? क्या नरसंहार कर रहे हो, हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। और हमारी भी व्यथा देखिए, हम भी फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे। पर मुझे लगता है अब राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, लक्ष्मण रेखाएं पार हो गई है, अब हमें एक्शन करना ही पड़ेगा। जो हमारा प्रपोजल रहा है हमेशा से, हिंदू देश बनाइए, उस पर कार्रवाई फौरन से बेशतर होनी चाहिए। और हमें हिंदू भाइयों के मान सम्मान की रक्षा करना हमारा एक राष्ट्रीय दायित्व है, जो जिससे हम भाग नहीं सकते, हमें भागना नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार भागेगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता मिलिट्री एक्शन के अलावा कोई बहुत ज्यादा विकल्प हमारे पास बच गए हैं। क्योंकि ये जो पीछे इनके हसरतें थी कि भाई बीआरआई को मिलाना है, बीआरआई को बांग्लादेश लाना है, बीआरआई को, वो तो बंद हो गए, वो बंद कर दिए। क्यों? अब चिकन नेक की भी बात नहीं करते हैं। और खासतौर से जब से वो म्यांमार वाला एक्शन हुआ है, उसके बाद तो बहुत सारे लोगों को मैसेज मिल गया ना, पाकिस्तान को मिल गया, बांग्लादेश को मिल गया, चीन को मिल गया, अमेरिका को मिल गया, सबको मैसेज मिल गया कि भाई अब तो ये दूसरे ही काम करेंगे साहब, कि ये ड्रोन भेज के मार देंगे हमारे लोगों को और कहेंगे कि हमें पता भी नहीं। ये तो बहुत ही गड़बड़ है। नहीं, हम हमारा स्टाइल वो हो गया ना, पहले हमारा होता था मुलाकात और बात। एक जमाने में मुलाकात और बात करते थे, फिर बात करते थे, मुलाकात करते थे, बात मुलाकात, फिर रात निकल जाती थी। अब हम ना बात करते ना मुलाकात, पहले लात और कभी नहीं बात। अब बात ही नहीं करते, सिर्फ लात और बात करने की जरूरत नहीं, मुलाकात तो करते ही नहीं, सीधा लात, डायरेक्ट लात, नो डोजियर, डायरेक्ट डील। डोजियर वोजियर नहीं, सीधा डील कर दो, मतलब परिस्थिति को डील करो, खत्म कर दो जो भी करना है परिस्थिति। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला संजय सर, फिर तो आज ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई हम तो कहते हैं हमें क्या पता किसने क्या किया। अब ड्रोन किसी के पास भी हो सकते हैं, किसने क्या किया हमें क्या पता। ये जब तक दुश्मन के दिल में डर नहीं होगा सर, भाई बहन प्रीत नहीं, डर दुश्मन के लिए अच्छा है, डर उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये बांग्लादेशियों को भी समझना चाहिए, तुम हमारे ड्रोनों के या हमारे शस्त्रों के निशाने के बाहर नहीं हो। अभी तो और भी नई नई मिसाइलें, जो आपने कल वीडियो बनाया था मैंने देखा वो सुबह, वो नई नई मिसाइलें भी टेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कार्रवाइयां हो रही है। तो ये तो जरा हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों का ठिकाने दिमाग आना चाहिए, पाकिस्तान का खासकर। यार जब तुम चार कंट्रियां मिलके हमारा कुछ नहीं कर पाए, अगली बात तो बेटा चाइना भी हथियार ही नहीं देगा तुम्हें, और तुर्किया भी कुछ ज्यादा तुम्हारे लिए कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता है तुम निकम्मे हो, नालायक हो, धरती पे बोझ हो, नजस हो।
इसलिए तुम पे कोई अब पैसे लगाने वाला नहीं है और तुम्हारी औकात खुद की नहीं है कि तुम हमसे युद्ध जीत जाओ। बांग्लादेश तो दूर दूर तक नहीं सोच सकता। अब अगर ये जितना जल्दी संजय सर इनको समझ आ जाए उतना अच्छा है, जितना जल्दी ये माने अच्छा, नहीं तो फिर हमें समझाना तो आता ही है। फिर जाना मत अमेरिका के पास रोते हुए, फिर ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलवाना पड़ेगा, फिर ऐसे फिर मतलब अष्टांग प्रणाम करना, बचा लो बचा लो बचा लो। अब की बार बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार जो स्ट्रेटजी है वो सब करके निकल लेते, बात न मुलाकात सीधा लात। और कहाँ लात पड़ती तुम्हें पता ही है, वहां पड़ती जहां आदमी उठ नहीं पाता। तो ये तुम पाकिस्तानियों समझ लो, और ये बांग्लादेशियों को भी समझना चाहिए। मुझे लगता है तो एक आध ऐसा संदेश ये मिस्टर मुजू तक भी पहुंच जाए कहीं किसी तरह से, मुजू भाई तक भी पहुंच जाए, वो भी मुज्जू भाई थोड़ा तो आ गए, वो तो लाइन पे आ गए मुज्जू भाई। उसको छोटा सा इंजेक्शन कुछ हल्का फुल्का वहां भी एक वो तो हल्का-फुल्का लगाते ही रहते हैं ना, बता के थोड़ी लगाते हैं, चुपचाप लगाते रहते हैं। टेटनस टॉक्साइड वाला इंजेक्शन ना, ताकि कुछ दिक्कत ना हो, मतलब थोड़ा टेटनस वाला एक टीका लगे तो वो सब लाइन में चलते हैं। सर अल्टीमेटली वही चल गया ना, देखिए अल्टीमेटली तो वही चल गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई आप थोड़ा प्रोएक्टिव रहेंगे, दुश्मन को पहले ठोकेंगे तो दुश्मन की भी औकात नहीं होती आपको तंग करने की। बाकी आप थोड़ा ज्यादा सहनशीलता दिखाएंगे, आप थोड़ी ज्यादा डिप्लोमेसी में बात करेंगे, ये तो बिल्कुल होने चाहिए ना सिक्के के दे पहलू। मिलिट्री चाहिए मिलिट्री ले, डिप्लोमेसी चाहिए डिप्लोमेसी ले, दोनों है। बता कि किससे मानेगा, बात करेगा नहीं तो लात खाएगा, बता क्या करेगा, लात से शुरू करूं या बात से शुरू करूं। तो ये तो आजकल बिल्कुल हो गया। और आप देखिए जो फर्दों में हुआ या वो हुआ, दुनिया में तो एक प्रेसिडेंस आ गया ना, द पीपल हु स्ट्राइक फर्स्ट रूल द वर्ल्ड। इफ यू हैव टू लिव यू हैव टू किल फर्स्ट, यू हैव टू स्ट्राइक फर्स्ट। अब देखिए ईरान भी तो नरम पड़ गया फर्दों के बाद, पता कुछ बचा ही नहीं वहां पे। तो नया प्रेसिडेंट बन गया, अगर अमेरिका फर्दों में आके ईरान के अंदर उसके फर्दों कर सकता है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो शुरू से कहता हूं, अगर अमेरिका कहता है मैंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए कासिम सुलेमानी को मारा, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी तो हमारे पास विकल्प खुले हैं सर। हमारे पास विकल्प खुले क्यों नहीं है? क्या अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे से बड़ी है? नहीं है। अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। अब पजेस्कियन कह रहा था जी मेरे पे भी इसराइल ने हमला कराया, मैं तो बाल बाल बच गया हूं, मेरी तो टांग में चोट लग गई थी। अब सच है झूठ है, अकॉर्डिंग टू पजेस्कियन उस पर हमला कराया। अगराची कह रहा मेरे पे भी हमला कराया जी। तो अगर इसराइल भी कुछ दाएं बाएं कर सकता है, तो हमारे लिए भी तो विकल्प होने चाहिए ना। जैसे इसराइल में एक चीज अच्छी होती है सर, एक लिस्ट बनती है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक लिस्ट बनती है जो वेपन एक और कॉलम बनाते हैं, उसमें वो ह्यूमन कैपिटल डाल देते हैं। मतलब जो अच्छी अच्छी ह्यूमन कैपिटल होती है उसके नाम पता डाल देते हैं। तो जब वो लिस्ट बनाते हैं, खाली वो ईंट गारे के कैंप या फैक्ट्रियां नहीं उड़ाते, उसके साथ कुछ एसोसिएटेड गणमान्य व्यक्ति भी होते हैं। तो उन गणमान्य व्यक्तियों को भी ऊपर जाने की व्यवस्था हो जाती है। तो मुझे लगता है हमें अपने डॉक्ट्रिन को थोड़ा रिवाइज करके ये सी कॉलम नंबर 3 ये अपने एक्सेल शीटों में डालना चाहिए कि भाई ये तो जाएगा, साथ में ये जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं इनके बारे में क्या विचार हो, ताकि इनका भी हिसाब किताब पूरा हो, इनका भी ट्रायल बैलेंस पूरा हो, इनको भी जल्दी इस धरती से मुक्ति दिलाई जाए। वैसे भी द लाइफ बिगिंस आफ्टर डेथ, यहाँ तो कुछ रखा नहीं है, यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है, तो इनको जल्दी से मुक्ति दिलाई जाए। ये हमारा प्लान होना चाहिए सर। आप बोलो सरकार में कि एक सी कॉलम भी बनाए, ए और बी तो है, सी कॉलम की आवश्यकता पड़ गई है, जरा वो भी कहीं ना कहीं काम आ सकता है, आ जाना चाहिए। इजराइल से सीखना चाहिए हमें, सी कॉलम में बड़े अच्छे हैं वो लोग, वो सी कॉलम से ही शुरू करते हैं, पहले कहते सी कॉलम को निपटा दो, ए और बी तो हो ही जाएगा। अब आप देखिए अगराची के दिल में और पजिस्कियन के दिल में कितना डर होगा, संजय सर सोचिए। अभी तो कुछ पजिस्कियन के दिल में कितना डर होगा, देयर विल बी फ्राइट इन हिज हार्ट एंड माइंड। और वो डर जो है ना, वो तो लिबरल है, उसको नहीं होने का डर। बेचारे की टांग पे अटैक कर दिया सर, कह रहा बड़ी मुश्किल से एग्जिट टनल से जान बचा के। या तो इजराइल ऐसा कर रहा था कि तेरे आसपास बम फोड़ देते हैं ताकि तुझे ये बताए तू हमारी हिटिंग रेंज के बाहर नहीं। वैसे तेहरान में जो बंकर था वो सुपर कॉन्फिडेंशियल बंकर था,
पजेस्कियन और ये जिसने इसके खास मंत्री संतरी थे सब वहां बैठे थे। मुझे लगता है इसराइल ने शायद वहां नॉक कर दिया ये बताने को कि बेटा अब की बार नहीं ठोक रहे, अब की बार जरा बता रहे, हमें पता तुम कहाँ हो, तुम्हारी मीटिंग कहाँ हो रही, अगली बार हमाकत की तो फिर तो तुम्हें पता ही नसरल्लाह के साथ क्या हुआ था, तुम्हें पता ही सबके साथ क्या हुआ था। तो अब की बार ना वो हम जरा खाली ब्लैक फायर कर रहे हैं। पजेस्कियन साहब बड़ा घबरा गए, कह रहे यार ये यहूदी बड़े खतरनाक है, मुझ पे भी हमला किया था, मेरी टांग पे चोट आ गई। मैंने कहा शुक्र मनाओ भगवान का, वरना ये और भी खतरनाक है, ये मौका भी नहीं देते। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी या उनका प्लान में आप अभी हो नहीं। पर मुझे कोई कह रहा था कि पाकिस्तान में भी कुछ गणमान्य व्यक्तियों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो आने वाले टाइम में इनके लिए समस्या बन सकते हैं, हमारे यहूदी भाई के लिए। मैं तो कह रहा अच्छी बात है, थोड़ा लिस्ट बढ़ाओ, ये वाला लिस्ट बढ़ाओ, लिस्ट बढ़ाओगे तो हमारे जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे तब तक इजराइल इनके ऊपर कैसे आएगा। पर ये तो इन्वाइट कर इजराइल, रहे हैं। ये तो इसराइलियों को हथियार भी बेचते हैं ना सर, यहूदियों को हथियार बेचते हैं ना ये। अरे ऊपर ऊपर रात में हथियार बेचते हैं, दिन में गालियां देते हैं, दिन में उनके लिए मिसाइल सप्लाई करते हैं। तो इसराइल तो इस चक्कर में पड़ता नहीं ना, वो तो सीधे मारेगा। अब आपको पता है वो मशाद तक आ चुका है, उसके बाद हाँ 150 किलोमीटर ही तो बचता है ना पेशावर। नहीं उन्हें तो पता ही है, वो मशाद तक आना तो पाकिस्तान को मैसेज था ना, क्योंकि जो इनका कॉरिडोर था वो आईएसआई का मरशाद तक ही आता था ना। जब मरशाद तक आया तो उनको मैसेज दिया ना, मेरी रीच यहाँ तक है, आगे मत, जरा ये अफगानियों और पाकिस्तानियों औकात में रहना, ज्यादा दूर नहीं हो। और हमारे F-35 बहुत बढ़िया उड़ते हैं और किसी को दिखते भी नहीं है, और भैया जरा तुम बच के रहना। तो पाकिस्तान तो बेचारा चुपचाप बैठा है, पाकिस्तान के पास तो जहाज भी कोई नहीं जो इसराइल तक जा सके, पाकिस्तान के पास तो जहाज भी कोई नहीं है, तो वो चुपचाप बैठे हैं, तुमसे ठंड पाके बैठे। पर एक कोई इजराइल कह रहा था मुझे, कह रहा था भारत इज बाइंग सम बिग फायर बॉल, आई कांट टेल यू मोर। मैंने कहा अच्छी बात है, जो भी है बड़ी है ना, मतलब बहुत बड़ी है। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। मैंने कहा हमें पता कहाँ फोड़नी है, लाओ लाओ लाओ, फोड़ेंगे तो वहीं सर। हमारा एक्सपेरिमेंट सारे हथियारों का नई टेस्टिंग वही उन्हीं पे करते हैं कि कितने अचूक है, मतलब फिर डाटा कैलिब्रेट करते हैं, हाँ इतने मरे इतने नहीं मरे। पर सर एक चीज का मुझे बड़ा दुख है, अब तक भारत ने यही कहा कि हमने मिनिमम 200 जिहादी मारे हैं, ये मैक्सिमम का आंकड़ा कब आएगा? अभी मिनिमम मिनिमम नहीं कह रहे हो कभी एक मैक्सिमम तो उसमें 1-2 जीरो ऐड कर लीजिए बस, और करना क्या चाहिए। हाँ ठीक है, 2 जीरो चलेंगे सर? एक हाँ एक बार फिलहाल एक से काम चला लीजिए, फिलहाल एक से हाँ काम फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं, बाकी बात के लिए, बाकी बात के लिए जिस दिन ये ज्यादा चर्चा करेंगे एक जीरो और जोड़ देंगे। और अब की बात की ऐसी हालत है सर, ये काउंटर भी नहीं कर पा रहे भारत को, क्यों? क्योंकि इनकी जो मीम फैक्ट्री आईएसपीआर एक्सपोज हो गई है, सबको पता मीम बनाते हो। अब ये बेचारे बिल्कुल काउंटर नहीं कर पाते, जो भारत कहता ठीक है भाई साहब, इतने मारे मारे भाई साहब, इतनों को फोड़ा फोड़ा भाई साहब, क्योंकि भारत के पास हर चीज का आइए प्रूफ। आइए अब चर्चा को विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित पीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर आपको धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत आभार और धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतय, हर 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 महादेव।